तो गाइज आज हम फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन और पूरा फिजिक्स वन हम पूरा खत्म कर देंगे। फिफ्थ, सिक्स, सेवन के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू पूछे जाते हैं वैसे पीवाईक्यू हम पीवाईक्यू करवाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और यहाँ पूरा फिजिक्स वन हमारा खत्म हो जाएगा। और गाइज दूसरी बात देखो, मैं ये भी आपने इतने दिन से जो पीसीबी का जो एग्जाम चल रहा है उसके अंदर एक चीज आपने देखा होगा कि फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। इसके पीछे का रीजन मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला की ये बात बोली है कि ओनली अगर पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके ट्विस्ट करके आ रहा है, जिसमें आपको हर फॉर्मूले ऑन द स्पॉट याद होने चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है। तीनों के कॉन्सेप्ट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको फटाफट देखने के बाद या तो आप डायरेक्ट देखोगे तो भी समझ जाओगे, बट गाइस कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहां अगर ट्विस्ट करके आया तो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए अगर सही तरीका अपनाना है तो कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ, सिक्स, सेवन ये चैप्टर। सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन से। तो ऑसिलेशन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर इज अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकंड पेंडुलम जो अर्थ के ऊपर है उसको हम लोग आगे क्या लिखा हुआ, इट इज टेकन टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। मतलब उसको हम एक दूसरे प्लैनेट पे लेके जा रहे हैं जिसका जो मास और रेडियस है वो अर्थ से डबल है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द प्लैनेट विल बी। तो वो प्लैनेट के ऊपर सेकंड पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, मतलब टी ऑफ पी निकालना है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उस प्लैनेट के ऊपर सेकंड पेंडुलम का क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, बट इसके अंदर कुछ पुराने फॉर्मूलेज आप सभी को याद होने चाहिए। तो फटाफट हम करते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वाला फॉर्मूला याद है, बट हमें कंपैरिजन, अर्थ का कंपैरिजन एक प्लैनेट से किया हुआ तो वो भी हमें करना है। तो हम कैसे करते हैं, मैं ऐसा लिखता है जी ऑफ पी, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका, अर्थ का, और किसके साथ कंपैरिजन किया, प्लैनेट के साथ। अब गाइस अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो जी और जी दोनों का कांस्टेंट है तो वो तो ये तो जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो एम और आर ही बचेगा क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। तो हम यहाँ लिखते हैं मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट इनटू, ये डिवाइड में इसलिए उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए प्लैनेट और रेडियस ऑफ ई अर्थ, और ये कॉमन स्क्वायर ले लेता हूं मैं, हो गया। अब गाइस हमें जो जो दिया हुआ है उसको हम पुट करते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसका मास और रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में क्या डबल है, मास और रेडियस। तो चलो इसको डबल करते हैं। ये तो मास ऑफ द अर्थ है और मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में डबल है, अर्थ के कंपैरिजन डबल, अर्थ से डबल है, इसलिए मास ऑफ द प्लैनेट की जगह हमने क्या लिख दिया, डबल ऑफ मास ऑफ द अर्थ, अर्थ से डबल है। अब सेम इनटू, अगर मैं रेडियस ऑफ प्लैनेट की बात करूं तो सेम वही है, रेडियस भी क्या अर्थ से डबल है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या है, हमारे अर्थ से डबल है, तो 2r(e) लिख दिया और नीचे r(e) का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचेगा 1/2 इंटू, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख ही देता हूँ 4। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 1 2 2 2 4, मतलब क्या बचा हमें यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट इक्वल टू 2/1, ये बचा। बट गाइस अपने को ये थोड़ी निकालना है, अपने को क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है सेकंड पेंडुलम का, किसके ऊपर का, प्लैनेट के ऊपर का। तो हमें एक रिलेशन और याद होना चाहिए, जो मैं थोड़ा इसको इधर लिखूंगा जिससे आपको थोड़ा और समझे। ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो चलो इसी रिलेशन का हेल्प लेके, अब टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का ऑन अर्थ डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट, जिस प्लैनेट का हमें निकालना है, इक्वल टू, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है, जो प्लैनेट जो हमारा अर्थ वाला है, जो प्लैनेट वाला ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा उल्टा हो जाएगा। देख कैसे करेंगे हम लोग, जी ऑफ पी
अपॉन जी ऑफ ई, उल्टा कर देंगे, क्योंकि देखो हमने यहाँ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट ये हमने ये ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बस वैल्यू को पुट करना है, फटाफट वैल्यू को पुट करो। हाँ देखो, सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ, आप सभी को पता है सेकंड पेंडुलम की क्या वैल्यू होती है, 2 होती है, या तो आपको पता ही है, बट उस प्लैनेट पे क्या होगा ये तो हमें निकालना है। अब देखो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट है, तो हमें बस इसका उल्टा कर देना है। यहाँ 2/1 है, तो वहाँ क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, तो इसलिए हम इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2। ओके, अब ध्यान से एक चीज पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमें एक चीज दिखाई देगा, हमारा आंसर मिल चुका है। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट, ये निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ डिवाइड में क्या बचा, √2 बचा है, तो √2 यहाँ आ जाएगा, √2 क्या पहले से 2 है, ये √2 इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ √2, 2 ऑफ √2, और टाइम पीरियड बोला है, और आगे क्या आ जाएगा सेकंड। अब देखो 2/2 क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑसिलेशन का, और फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0 when an amplitude a and time period t, the speed of pendulum at x = a/2 is, मतलब स्पीड ऑफ पेंडुलम एट ए, मतलब एक्स की वैल्यू अपने को दी है, तो सिंपल सी बात है अपने को स्पीड, सिंपल पेंडुलम भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बस याद हो गया, v = ओमेगा √a² - x²। अपने को x की वैल्यू दी है ऑलरेडी, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत डेंजर लग रहा है, x की वैल्यू ऑलरेडी दी है, क्या दी, a/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ओमेगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो a², a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब गाइस अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 4a² अपॉन 4, मतलब ओमेगा 4a² में से 1a² गया तो 3a² अपॉन 4। ओके, अब इसके अंदर से क्या क्या बाहर निकल सकता है, अगर हम निकालना चाहे तो क्या क्या निकल सकता है, ओमेगा, देखो हाँ क्या क्या बाहर निकल सकता है, सिंपल सा एकदम, और आसान हो गया ये, जो जो हम बाहर निकाल सकते हैं पहले उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ओमेगा a², स्क्वायर रूट ऑफ a², अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालता हूँ तो ओनली a बच जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और अंदर बचा हमारा 3। तो बट हमें यहाँ टी के फॉर्म में, टाइम पीरियड के फॉर्म में निकालना, अरे हो जाएगा ना। ओमेगा देखो, ये देखो ओमेगा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, ये वाला ओमेगा, ओमेगा की जगह पे हम 2π/t लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब a/2 हो गया इंटू √3, ये देखो ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा, 2π/t, आगे का a/2 √3। अब इसके अंदर से क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो ये 2 गया। अब फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या क्या आया है, ये देखो a√3π/t। अब देखते हैं ये कहीं है, तो ये हमारे स्पीड ऑफ पेंडुलम एट, इस जगह पे a/2 जगह पे स्पीड ऑफ पेंडुलम ये रहेगा, ये है πa√3/t, हाँ ये हो गया C। तो गाइस बहुत सिंपल है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत डेंजर लग रहा था, बट था बहुत सिंपल, इसलिए अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस इज टी। सिंपल पेंडुलम का अर्थ के ऊपर जो टाइम पीरियड है उसको हमने टी लिया हुआ है। दिस टाइम पीरियड बिकम x t व्हेन टेकन टू अ हाइट r, मतलब एक r हाइट पे अगर हम लेके जाते हैं तो वहां हम उसके टाइम पीरियड को, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को क्या लेंगे, x t = ब्रैकेट में लिखा हुआ इक्वल टू अर्थ रेडियस, मतलब जो हाइट हम लेके गए हैं
वो हाइट कितना है, जितना अर्थ का रेडियस है उसके इतना इक्वल है अबव द अर्थ सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। तो ये वाला एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहां मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं तब थोड़ा क्लियरली समझेगा। सबसे सिंपल सी बात, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा हम इसको छोटा कर दें, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है। अब एक सर्टन हाइट पे लेके गए जहां टाइम पीरियड क्या हो गया एक्स टी, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है, एक्स टी। अब 2 पाई तो सेम ही रहेगा, एल भी वही, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, अ सर्टेन हाइट जी ऑफ एच हो जाएगा, क्योंकि हम एक सर्टेन हाइट पे लेके गए। अब हम क्या करते हैं, मुझे तो ये x की वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू, तो मुझे ये t को हटाना पड़ेगा। तो सेकंड को फर्स्ट से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो t कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर यहाँ बस x बचेगा, 2 पाई भी कैंसिल, एल भी कैंसिल, एल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा, g अपॉन जी ऑफ h, ये बचेगा। ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो मुझे x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। बस हमें सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो टी कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया। अब हमें g अपॉन 1, हमें ये दोनों को डिवाइड करने का, तो हमें ये वैल्यू मिली अंडर रूट जी अपॉन जी ऑफ एच। अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाए तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने पास एक ही सिंपल सा तरीका है, ये जी ऑफ एच। जी ऑफ एच का कुछ तो फॉर्मूला हमने बहुत पहले सीखा था 11th स्टैंडर्ड का 11th स्टैंडर्ड में ही सीखा था, बहुत पहले क्या सीखा था, 11th स्टैंडर्ड का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर सीखा था। क्या था, जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बट गाइस यहां देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टेकन टू अ हाइट आर इक्वल टू अर्थ रेडियस। जो हाइट हम एक सर्टेन हाइट पे लेके गए, वो हाइट किसके इक्वल है, वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ एच के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। जो हम सर्टेन हाइट पे लेके गए, वो हाइट कितने हाइट पे लेके गए, जितना अर्थ का रेडियस है। तो इस एच के जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि वो इतने सर्टेन हाइट पे लेके गए जिसका जो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखो आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और चलो मैं ऐसा लिखता हूं, 2r का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन 2 का स्क्वायर क्या था 4, ये r स्क्वायर, ये हो गया। ओके, एकदम सिंपल सा, कोई इसके अंदर कुछ डेंजर सा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है गाइस। अब हमें जीएम अपॉन 4r स्क्वायर मिल गया। बट अगर हम थोड़ा फोकस करें, थोड़ा दिमाग लगाए, तो ये देखो ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा जी होता है। जी का फॉर्मूला यही होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये जी हो गया, और नीचे क्या बचा 4। तो फाइनली हमारा रिजल्ट अगर मैं यहां लिखूं तो हमने क्या निकाला था, जी ऑफ एच निकाला था, जी ऑफ एच इक्वल जी अपॉन 4, ये मिल गया। तो मतलब जी ऑफ एच के जगह पे मैं क्या रखूंगा, जी अपॉन 4 रखूंगा, और हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। तो देखो एक्स इक्वल टू जी अपॉन, जी ऑफ एच के जगह पे क्या रखना है, जी अपॉन 4, जी अपॉन 4। तो ये जी कैंसल, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नीचे 4 था, ये चेंज हो गया क्यों, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपना हो जाएगा 2। तो देखो 2 दिया हुआ है, हाँ बी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो देखो गाइस एक ही के अंदर हमने कितने फॉर्मूले यूज किए। हमें जी ऑफ एच चाहिए था, तो जी ऑफ एच का फॉर्मूला हमने यूज किया, फिर हमें दिखाई दिया जी अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है, तो जी अपॉन 4 रखा, जी अपॉन 4। और हमें निकालना क्या था, जी ऑफ एच निकालना था, बस जी ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पुट की, कॉमनली हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 इक्वल टू क्या होता है 2। देखो इस फिजिक्स अभी तक जितने पेपर गए आप सभी को बताया, फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों गया, इसका रीजन है कि हमें सब फॉर्मूले बाय हार्ट नहीं है। अगर फॉर्मूले हमें बाय हार्ट है तो कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट फॉर्मूले हमें ऑन द स्पॉट याद आने चाहिए। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और
ऐसे क्वेश्चन ना बहुत किस्मत वालों को मिलता है और बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी हमने जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही सेम टू सेम। क्या लिखा हुआ है? अ स्मॉल स्पीयर ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली इन अ वॉच ग्लास whose radius of curvature is 90 centimeter. The period of oscillation of the sphere is। अब भाई सिंपल पेंडुलम का ही क्वेश्चन है। अब सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था? देखो, इससे ही आप पता लगा सकते हो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल अपॉन जी, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका लेंथ ही दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एल दिया हुआ तो एल तो मिल गया, और जी की वैल्यू हमें दिया हुआ 10। बस सॉल्व करो, काम हो गया। 2 पाई, एल की वैल्यू कितनी? 90 सेंटीमीटर है। अच्छा, 90 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन जी की वैल्यू कितनी दी है? 10 दिया है, क्योंकि देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसको ये यहाँ सेंटीमीटर में था इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, एक झटके में हो जाएगा ये। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। इसको बाहर निकालूंगा तो 10⁻⁻1 होगा। अब अगर मैं सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको अगर मैं इसके साथ करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 है तो एक डेसिमल आगे चला जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा कितना आ जाएगा? 6। 0.6 पाई कहाँ है? 0.6 पाई कहाँ है? सी, 0.6 पाई हो गया। मैंने बोला ना, ऐसे बहुत किस्मत वाले, फिर भी बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, क्योंकि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको पूरा टॉपिक क्लियर है तो इसका आंसर आप फटाक से दे सकते हो। और टॉपिक अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरा जो 2 घंटे का 2.5 घंटे का कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको एक बार देखो। देखो गाइस, अपने आप क्लियर नहीं दे पाए तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव की तरफ। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम थोड़ा देख लेते हैं। इफ द एंड करेक्शन ऑफ एन पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, कौन सा पाइप है? हाँ, ओपन पाइप। इफ एन एंड करेक्शन ऑफ एन ओपन पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर, देन द इनर रेडियस ऑफ द पाइप विल बी। बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड करेक्शन ओपन पाइप का आपको याद होगा, E इक्वल टू 0.6D, ये याद होगा। अब भाई अपने को रेडियस पूछा है ना, तो ये फॉर्मूले को पहले डायमीटर की तरह चेंज करता हूं। ये देखो, ये डिवाइड में आ जाएगा E अपॉन 0.6। अरे ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले खत्म हो जाएगा। अब अपने को डायमीटर थोड़ी पूछा है, अपने को क्या पूछा? रेडियस पूछा है ना, इनर रेडियस पूछा है। तो डी की जगह पे क्या करो? डी के जगह पे डायमीटर रेडियस डायमीटर का डबल होता है। ओके, तो रेडियस 2r लिख सकते हो। मैंने बोला रेडियस डायमीटर का डबल होता है तो 2r मैंने यहां लिख दिया। अब ओपन पाइप का यहां जो पाइप दिया उसका एंड करेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 0.8। 0.8 अपॉन 0.6। ओके, अब अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेशन ही बचे हैं, आपको तो सब फटाक से आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0.8 अपॉन 6 2 12, मतलब ये 1.2 हो जाएगा। अब गाइस ऊपर और नीचे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेसिमल हट जाएगा और ये क्या बचेगा? 8/12। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 4 2 8, 4 3 12, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है ना, 2/3 सेंटीमीटर हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगर हम, एक मिनट, ये क्या आ रहा है? हाँ, अब अगर हम इसको सही करें, a string is vibrating a string is vibrating in its fifth overtone between two rigid supports 2.4 meter apart. The distance between successive note and antinode is। बहुत सिंपल है गाइस। अब इसके अंदर जो फिफ्थ ओवरटोन दिया हुआ है, इससे हमें सबसे ज्यादा हेल्प हो जाएगा। कैसे? अब देखो, फिफ्थ ओवरटोन दिया हुआ है,
अगर फिफ्थ ओवरटोन दिया हुआ है तो उससे एक ज्यादा लूप होता है, मतलब टोटल लूप कितना हो गया, नंबर ऑफ लूप अगर मैं बात करूं यहां नीचे लिखता हूं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ लूप कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ लूप टोटल 6 दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ लूप है, जैसे 1 2 3 4, चलो मैं इसे बना के दिखा रहा हूँ, 5 6, समझ जाओ, अरे ये थोड़ा ज्यादा ही एंटिक बन गया, 6। अपने को ये पता चल गया टोटल नंबर ऑफ लूप कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हमें पता चल गया नंबर ऑफ, क्योंकि ओवरटोन 5 है तो लूप उससे एक ज्यादा, तो नंबर ऑफ लूप कितना है 6। और हमें इसके पूरे का लेंथ दिया हुआ है, पूरा लेंथ कितना दिया, 2.4 मीटर दिया हुआ है। बट हमें कितना, एक लूप का, सबसे पहले हम एक लूप का क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। जैसे एक लूप का लेंथ निकल जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नोट और एंटी नोट, नोट और एंटी नोट का डिस्टेंस क्या भाई, आराम से निकाल सकते हो। ओके, आप सभी को पता है कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा नोट हो जाता है, और ये दोनों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी नोट। ये हमारा नोट और ये क्या हो जाएगा, एंटी नोट। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं हम, एंटी नोट, और मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब नोट हो जाता है। तो बस ये अगर हमें डिस्टेंस मिल गया तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको अपने आप नोट और एंटी नोट का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लूप टोटल 6 है। अब हम लेंथ ऑफ ईच लूप फाइंड करते हैं। ओके, लेंथ ऑफ ईच लूप, एक लूप का, हर एक लूप का लेंथ कितना होगा, तो हमें टोटल पता है, टोटल लेंथ इतना है, नंबर ऑफ लूप 6 है तो हम उससे डिवाइड करेंगे, तो 6 4 24, और पॉइंट दिया हुआ इसलिए ये 0.4 मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो 0.4 मीटर हो गया। अब हमें लेंथ ऑफ ईच लूप पता चल गया, एक लूप का लेंथ पता चल गया। और आपको अभी मैंने बताया था, कहाँ गया, हो गया, चलो ठीक है, ये अब समझ जाओ कैसा उल्टा सीधा चल रहा है। ओके, अभी मैंने आप सभी को ये बात बताई थी कि देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी नोड दिया हुआ है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को एंटी नोड बोलते हैं और मिनिमम एम्पलीट्यूड को नोड बोलते हैं। तो हमें एक का लेंथ पता चल गया। अब एक का लेंथ कितना, 0.4। बस अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा नोट और एंटी नोट के बीच का डिस्टेंस। तो चलो हमें नोट और एंटी नोट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बस क्या करो, 0.4 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से, जो हमारा एक लूप का लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 4 हो जाएगा, और एक डेसिमल दिया है तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा। 0.2 मीटर, 0.2 मीटर कहाँ दिया है, बी पे दिया है, तो ये हो गया हमारा बी। तो गाइस बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करोगे तो आप बहुत क्लियरली और बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लोगे। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको देखें, एक बार हम देख लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट। अरे ये यार, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप इसको देखोगे ना तो y1 डिस्प्लेसमेंट दिया है, y2 दिया हुआ है। यहाँ तो मेरे नीचे ध्यान ही नहीं किया, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अगर ये आता है ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। डिस्प्लेसमेंट और y1 और y2 दोनों का दिया हुआ है। देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड और डिस्टेंस x 5 सेंटीमीटर। मतलब इतने टाइम और इतने डिस्टेंस के बाद दोनों के बीच हम दोनों को माइनस करेंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, ये हम फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो फटाक से हम फाइंड करते हैं। तो इसको हम थोड़ा छोटू सा कर दें, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है यार। ये देखो कैसे करेंगे, y1 8 साइन 20x t 30t। अब x और t की वैल्यू दी है, हम इसको पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 5 और t की वैल्यू कितनी दी है 2। अगर हम इसको पुट करते हैं ये हो जाएगा, ये हो गया 100 और ये हो गया 60, ये हो गया 8 साइन 40, 100 में 60 माइनस है, यही तो हमारा फेस है। अब y2 का भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों का फेस डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 साइन 25, सॉरी दूसरे के लिए 25 x माइनस 40t
8 साइन 25x, x की वैल्यू अगेन क्या दिया, x की वैल्यू अगर हम देखते क्या दिया 5, तो हम यहाँ 5 मल्टीप्लाई करते हैं, और t की वैल्यू क्या दी है 2 दिया हुआ है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 125 और 42 सा 80, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45। ओके, तो 8 साइन 45। अब ये देखो ये फेस डिफरेंस यही है, अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस करो 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा 5 रेडियन, 5 रेडियन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। इतना सिंपल क्वेश्चन गाइस, ये तो मेरा देखते नीचे जब मैंने देखा ना यार फेस डिफरेंस दिया हुआ है, तो भाई सिंपल है एकदम आराम से, कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन है ना भाई फटाक से कर सकते हो। तो चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अ स्ट्रिंग 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो हम थोड़ा यहाँ ड्राइंग बना लेते हैं भाई, फिगर बना लेते हैं। एक स्ट्रिंग है जो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो एक साइड फिक्स किया है, द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ऑन अ स्टेशनरी वेव, 4 लूप्स आर फॉर्म। कितने लूप बन रहे हैं 4 लूप, तो हम पहले 4 लूप बना लेते हैं, और एक साइड से तो ये क्या है फिक्स किया गया है, इससे आपको समझेगा। टोटल हमें 4 लूप बना लेते हैं, 2 3 3 एंड 4, और टोटल इसका लेंथ कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और साथ में गाइस एक चीज और देखो, ये और ये कंप्लीटली ये पूरा एक वेवलेंथ होता है, और ये एक वेवलेंथ होता है, टोटल मिला के कितना होगा 2 लैम्बडा। ला आपको पता है ना वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, लैम्बडा होता है ना वेवलेंथ, तो टोटल कितना हो गया 2 लैम्बडा हो गया। ओके, ये एक है और ये दूसरा है, ये पूरा कंप्लीटली वेवलेंथ कितना लैम्बडा, और ये वाला एक लैम्बडा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 लैम्बडा हो गया। ये कंप्लीट पूरा लैम्बडा और ये कंप्लीट लैम्बडा, तो 1 लैम्बडा + 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा हो गया। अब गाइस ये हम ऐसा लिख सकते हैं 2 लैम्बडा इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सही बात है ना। देखो ये पूरे कंप्लीट वेव को हम क्या बोलते हैं, कितना वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है तो हम उसको लैम्बडा बोलते हैं। तो ये पूरा 1 लैम्बडा और कंप्लीटली एक लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा हो गया। तो 2 लैम्बडा इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, क्यों पूरा लेंथ 120 सेंटीमीटर है, इससे हमें लैम्बडा मिल जाएगा, वेवलेंथ मिल जाएगा। तो लैम्बडा 120/2, तो लैम्बडा इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये मिल गया। बट सर ये हमने क्यों फाइंड किया, ये एक कंप्लीट वेवलेंथ हमने क्यों फाइंड किया, वेव का एक कंप्लीट वेवलेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, क्यों फाइंड किया। अरे मेरे दोस्त हमें क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच मूव अलोंग द स्ट्रिंग, हमें ये फाइंड करना है ना। तो क्या फॉर्मूला, v इक्वल टू एन लैम्बडा। ओके, एन मतलब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ऑलरेडी दिया हुआ है, और वेवलेंथ कितना हो गया 60 हो गया, 0 0 6 2 12 हो गया। ओके, वेलोसिटी है सॉरी स्पीड है, तो ये हो जाए, और हाँ अपना ये सेंटीमीटर, तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट 1200 दिख गया तो भाई मार दो, ये हो गया डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगा जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे मुझे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। स्टेशनरी वेव कैन बी प्रोड्यूस इन, इसमें से 4 में से किस में प्रोड्यूस होता है, प्लीज कमेंट में लिख देना। अब चलते हैं हम अपने फिजिक्स 1 के लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। और गाइस पूरे 7 के 7 चैप्टर को आज हम पूरा कवर करने जाएंगे, और ये 3 चैप्टर के अंदर भी जितने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस तरह के क्वेश्चंस थे, जिस तरह के फॉर्मूले थे, वो मैंने सभी को इसके बाद मैं कवर कर दूंगा। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइस पढ़ते रहो। देखो फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट इसको देख लो और देख के पढ़ना स्टार्ट करो। समझ में, अभी भी आप देख रहे हो ऐसा हाल चल रहा है, PCB का जो एग्जाम चल रहा है, फिर भी आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो चलो वे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत अच्छा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अ लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ स्लीट ऑफ विड्थ, जो स्लीट पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट वेव, उस स्लीट का जो विड्थ है वो d दिया हुआ है। ओके, वो d दिया हुआ है। और अगर
मैं सिंपल सी बात ये अगर बताना चाहूंगा कि डिफ्रैक्शन का जिसने वे ऑप्टिक जिसने चैप्टर किया होगा और डिफ्रैक्शन ये टॉपिक अच्छे से किया होगा, उसके लिए लप्पू सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने बोला पहले कॉन्सेप्ट देखो। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी। स्क्रीन से लेके जो सोर्स का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब इफ लीनियर विथ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इज इक्वल टू विथ ऑफ द स्लिट, देन द डिस्टेंस डी। अपने को डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो भाई एक सिंपल सा तरीका, यहाँ पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बस ये पढ़ो। विथ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, विथ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और ये किसके इक्वल बोला है? इज इक्वल टू विथ ऑफ स्लिट। और विथ ऑफ द स्लिट को हमने क्या लिया है? यही डी लिया है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? वो स्लिट के विथ के इक्वल हो जाएगा, जो होता है हमारा स्मॉल डी। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ये कैपिटल डी फाइंड करना है ना, कैपिटल डी फाइंड करना है। देखो गाइस, ये विथ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा का फॉर्मूला है और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है विथ ऑफ द स्लिट। और विथ ऑफ द स्लिट क्या लेता है? स्मॉल डी है, यहां दिया हुआ है। बस इसको मल्टीप्लाई करो, ये बस चेंज करना है, चेंज करके आपका कैपिटल डी निकल जाएगा। देखो कैसे, डी ऊपर चला गया, डी स्क्वायर हो गया, और ये नीचे आ जाएगा 2 लैम्बडा हो गया। क्या कहाँ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी, डी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, ये देखो। इफ 2 सेपरेटेड सेटअप्स फॉर बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा सेम है, फ्रिंज ऑफ द इक्वल विड्थ मतलब W सेम है, आर ऑब्टेन्ड इफ द रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन इज 2:3, स्लिट सेपरेशन का D1 अपॉन D2 2:3, then the ratio of distance between the slit and screen in the two setup। हमें से 4 ऑप्शन दिया। सबसे पहले गाइस, इस कहाँ गया ये फ्रिंज, इससे ही हमें समझ गया कि एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा डी अपॉन डी। ओके, अगर मैं इसको यहां लेके जाता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके अंदर एक कंडीशन हमें दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का मतलब हमें 2 सेटअप दिया हुआ है, दोनों सेटअप के अंदर का ये जो हमारा फ्रिंज विड्थ है ये, और डायमीटर वेवलेंथ दोनों क्या है? सेम है, मतलब कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट और इक्वल को मैं बाहर निकालूंगा, जब कांस्टेंट ये भी सेम है, विड्थ भी दोनों सेटअप का सेम है, और वेवलेंथ भी सेम है, तो जब मैं कांस्टेंट और इक्वल को निकालता हूं तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन लग गया तो अब दोनों सेटअप है, तो दोनों सेटअप को डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये देखो D1 प्रोपोर्शनल का साइन है तो डायरेक्ट D1 अपॉन D2 ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वल, इसको भी जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है D1 अपॉन D2, और इसका ऑलरेडी हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन का रेशियो कितना है? 2:3। तो भाई अगर ये है तो सेम बात है कि दोनों स्लिट के बीच का जो सोर्स ऑफ डिस्टेंस है वो भी 2:3 होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 2:3। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इन द 2 सेटअप इज 2:3। एकदम सिंपल सा, बस ये याद, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज डबल। अच्छा, मतलब 2 स्लिट्स के सेपरेशन को हमें डबल करना पड़ेगा। मतलब गिवन लिखा हुआ D इक्वल टू 2D। ओके, आगे क्या लिखा हुआ? विदाउट चेंजिंग द अदर सेटिंग, और को सेटिंग को चेंज नहीं करना है। विदाउट चेंजिंग अदर सेटिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन सेम फ्रिंज विड्थ। भाई इससे फॉर्मूला बन गया। ओके, इतना डबल करने पे भी हमें फ्रिंज विड्थ सेम मिल रहा है। द डिस्टेंस D ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट शुड बी, मतलब नया ये चेंज करने के बाद जो नया D' मिलेगा वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। सोर्स से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस जो क्या होता है? कैपिटल D होता है। बट हमने क्या किया है? जो सेपरेशन डबल किया हुआ है उससे जो हमें स्क्रीन का डिस्टेंस है वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। भाई इससे ही ना अपना फॉर्मूला बना सकते हो। ये देखो, इससे ही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्बडा D अपॉन D। ओके, फ्रिंज विड्थ दिखा, आग बंद करके फॉर्मूला यूज कर लेने का। ये अब ये D' हमें फाइंड करना है, और जो स्लिट सेपरेशन है वो तो हमने डबल कर दिया है। अब देखो
क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा तो कैंसिल ही होगा, और अपने पास अब क्या बचा, देखो डी बचा, डी डैश बचा, नीचे 2 बचा, देयरफॉर डी डैश हमें फाइंड करना है। अब 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस डबल करना पड़ेगा, 2D है, ये देखो हो गया। और ये सिंपल सा, याद रखो फ्रिंज विड्थ आया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेने का, आपका काम वही, जो जो चीजें दी है उसके अंदर फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, in Young's double slit experiment, if the distance between the screen and the source it decreases by 25%, मतलब कैपिटल डी, if the distance between screen and source, screen और source के बीच का अगर डिस्टेंस को मैं 25% डिक्रीज करता हूं और कीपिंग अदर एडजस्टमेंट सेम, बाकी एडजस्टमेंट को सेम रखता हूं, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में क्या चेंजेस होगा। ओ भाई बहुत सिंपल है, ये तो मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, बट फिर भी चलो यहां हम करके दिखाते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा फ्रिंज विड्थ का, लैम्बडा डी अपॉन डी। अब सभी अदर एडजस्टमेंट को हमें क्या रखना है, सेम रखना है। हम इसके अंदर एडजस्टमेंट मतलब व्हेन लैम्बडा एंड डी, इसको क्या रखते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि हमें बोला है कि अदर एडजस्टमेंट को हमें क्या रखना है, सेम रखना है। तो अगर हम लैम्बडा और डी को कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट और इक्वल को जब भी निकालते हैं तो दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का साइन बनता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स का डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ये 25% अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये हमारा फ्रिंज विड्थ भी 25% डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, इतना सिंपल सा। अब गाइस एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगा, ये वाला, ओके ये क्वेश्चंस मैं देखना चाहूंगा, मैंने हर चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन लास्ट का, और वो भी थ्योरेटिकल सेक्शन, जिसमें आपने अच्छे से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे। तो गाइस यहाँ हमने 5th 6th 7th के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड हर साल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड चीजें हमने करवाई। बट गाइस मैं फिर से बोलूंगा, बहुत बार फॉर्मूले को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया रहता है, अब लाग कर लो, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो भाई कितना भी कर लो आप वहां अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ हम खत्म करते हैं अपने पूरे फिजिक्स 1 को, मिलते हैं जल्दी बहुत सारे ऐसे वीडियोस को लेके। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।